अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी करता रह गया। उधर ईरान के पड़ोस में दूसरी जंग शुरू हो गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ओपन वॉर की सिचुएशन में इसकी बुनियाद बरसों पहले रखी जा चुकी है, लेकिन अभी वाली चिंगारी 22 फरवरी को भड़की थी। उस दिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा में बमबारी की। अगस्त 2021 में तालिबान की वापसी के बाद उसने ऐसा हमला कई बार किया है, सेम पैटर्न पर। पाकिस्तान का बयान भी लगभग एक जैसा था। उसने कहा, हमने आतंकवादी गुटों, उनके कैंप्स को टारगेट किया है। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी और दूसरे आतंकी गुटों को अफगानिस्तान में शरण मिल रही है। वे अपने बेस से आकर हमारे यहाँ लोगों को मारते हैं। अगर उनको नहीं रोका तो हम हमला करते रहेंगे। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इस आरोप को लगातार खारिज करती आई है। उसने कहा कि पाकिस्तान के हमलों में आम लोग मारे गए हैं, ये उनकी सॉवरेनिटी पर भी हमला था। उसने जैसे को तैसा जवाब देने की धमकी दी। फिर 26 फरवरी को तालिबान के लड़ाकों ने डूरंड लाइन पर गोलीबारी शुरू कर दी। डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है। तालिबान इस बॉर्डर को अवैध मानता है। ये बॉर्डर दोनों पक्षों के बीच विवाद का एक बड़ा कारण है। अगर आप पाकिस्तान तालिबान के विवाद को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो किया था, उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में डाल देंगे। खैर, तालिबान की गोलीबारी में पाकिस्तानी सेना का खूब नुकसान हुआ। उसके कई सैनिक मारे गए। आमतौर पर पाकिस्तान बॉर्डर पर ही काउंटर स्ट्राइक करता था, लेकिन इस बार वो बॉर्डर तक नहीं रुका। उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और तालिबान के गढ़ कंधार में एयर स्ट्राइक की है। रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान ने पहला हमला रात के 2 बजे किया। सुबह होने तक बमबारी चलती रही। तालिबान के पास प्रायर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। वो अभी भी पुराने ज़माने के एंटी एयरक्राफ्ट गन से काम चला रहा है, लेकिन उनसे पाकिस्तान के अटैक को रोकना मुश्किल है। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उससे लगता है कि उसने फ्रस्ट्रेशन में जंग शुरू की है। वो इस चीज़ से हताश है कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध अच्छे हो रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट देखिए। उन्होंने लिखा, नेटो के जाने के बाद उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में शांति आएगी और तालिबान स्थिरता लाने पर फोकस करेगा। इसकी बजाय तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बना दिया। वो आतंकवादियों को शरण दे रहा है और आतंकवाद एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने लोगों को बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया है। इस्लाम महिलाओं को जो अधिकार देता है, तालिबान वो भी नहीं दे रहा है। पाकिस्तान ने डायरेक्टली और डिप्लोमेसी और फ्रेंडली देशों के जरिए भी सिचुएशन को नॉर्मल बनाने की कोशिश की, लेकिन तालिबान भारत का प्रॉक्सी बन गया है। आज हमारी फौज निर्णायक जवाब देगी। पाकिस्तान ने 50 वर्षों में 50 लाख से ज़्यादा अफगानों को अपने यहाँ शरण दिया है। वे आज भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन इस बार हमारा धैर्य चूक गया है। अब तालिबान के साथ हम सीधी जंग में हैं। हम 7 समंदर पार से नहीं आए। हम तालिबान के पड़ोसी हैं। हम उनकी रग रग से वाकिफ़ हैं। आसिफ के बयान से साफ लगता है कि उनकी नाराज़गी तालिबान के हमले के बजाय भारत से है। उन्होंने कॉलोनी और प्रॉक्सी जैसे शब्दों का जिक्र किया है। पिछले कुछ समय में तालिबान सरकार से भारत की नज़दीकी बढ़ी है, लेकिन इसका फोकस अफगानिस्तान के ज़रूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने और अफगानिस्तान में प्रपोज कंस्ट्रक्शंस प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर है। भारत अफगानिस्तान रूट का इस्तेमाल सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड में भी करना चाहता है। इसका फ़ायदा अफगानिस्तान के आम लोगों को ही मिलेगा। ये तो पॉजिटिव अप्रोच हुआ। भारत की तुलना में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जो किया है, जो दिया है, वो कोई दुश्मन नहीं कर सकता है। 79 में सोवियत अफगान वॉर शुरू हुआ। उसमें पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीनों को पैसे और हथियार बांटने की ठेकेदारी ले ली। पैसे और हथियार अमेरिका और अरब देशों से आ रहे थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पसंद के हिसाब से सामान बांटती थी। मुजाहिदीनों को जो गुड आईएसआई की गुड बुक में होते थे, उन्हें ज़्यादा मिलता था। इसके चलते उन्हें उसमें फूट भी पड़ने लगी। मुजाहिदीनों ने किसी तरह सोवियत संघ को तो हरा दिया, लेकिन लड़ाई खत्म होते ही वे आपस में लड़ने लगे। पूरा अफगानिस्तान लूट खसोट और हिंसा का अड्डा बन गया। इसके चलते लाखों अफगान नागरिकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। शरणार्थियों की संख्या तालिबान सरकार आने के बाद और बढ़ी। तालिबान भी पाकिस्तान के शह पर बना था। तालिबान के पहले टर्म में पाकिस्तान ने उसकी सरकार को मान्यता भी दी थी। इसी टर्म में तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ जगह दी थी। पाकिस्तान को लादेन के अफगानिस्तान में होने की पूरी जानकारी थी, फिर भी वो तालिबान का साथ देता रहा। इससे पाकिस्तान के 2 बड़े दावे अपने आप ध्वस्त हो जाते हैं। पहला दावा ये कि तालिबान आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है, जबकि आतंकवाद का असली एक्सपोर्टर पाकिस्तान है। उदाहरण के लिए बताऊं तो 9/11 अटैक के ज़्यादातर मास्टरमाइंड पाकिस्तान से पकड़े गए थे। पार्लियामेंट अटैक और 26/11 मुंबई अटैक की साजिश पाकिस्तान के अंदर रची गई। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर मारा गया। जब वॉर ऑन टेरर चल रहा था, तब भी पाकिस्तान डबल एजेंट की तरह काम कर रहा था। एक तरफ वो पाकिस्तान की मदद करता था, दूसरी तरफ वो तालिबान और अलकायदा के बड़े टारगेट्स को बचाता भी था। इन सब में तालिबान पाकिस्तान का मोहरा भर था।
वो उसको प्रॉक्सी की तरह यूज़ करना चाहता था। 2021 में जब तालिबान दूसरी बार सत्ता में आया, तब आईएसआई के चीफ फैज़ हमीद भी काबुल पहुंचे थे। वो तालिबान की बड़ी बैठकों में शामिल होते थे, लेकिन इस बार तालिबान ने पाकिस्तान के इशारे पर चलने से मना किया। उसने पाकिस्तान का प्रॉक्सी बनना स्वीकार नहीं किया। वो अपना फ़ायदा नुकसान देखकर संबंध बनाने लगा। भारत के साथ संबंध भी इसी इक्वेशन का हिस्सा है। ये बात पाकिस्तान को खटक गई, यहीं से दोनों के रिश्तों में दरार आने लगी। आसिफ का दूसरा दावा है कि पाकिस्तान 50 बरस से 50 लाख अफगान शरणार्थियों को पाल रहा है। शरणार्थियों का आंकड़ा दुरुस्त है, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि ये लोग शरणार्थी बने कैसे। उनको शरणार्थी बनाने में पाकिस्तान का बड़ा हाथ था। पाकिस्तान की हरकतों के कारण अफगानिस्तान में कभी शांति नहीं आ पाई। पहले उसने मुजाहिदीनों को आपस में लड़वाया, फिर तालिबान बनाने में मदद की, उसके बाद वॉर ऑन टेरर में दोहरापन दिखाया। वो अफगानिस्तान की बर्बादी से मालामाल हो रहा था, इसीलिए पीस और स्टेबिलिटी की में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस तरह अफगानिस्तान डूबता रहा और शरणार्थियों के पास लौटने का विकल्प कम होता गया। जैसे जैसे तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़े हैं, पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों को निकालने में तेजी दिखाई है। उसने आरोप लगाना शुरू किया है कि अफगान शरणार्थी हमारे यहाँ टेरर अटैक्स में शामिल रहते हैं। इसको लेकर भी दोनों तरफ तनाव बना रहता है। अब ये जान लेते हैं कि 26 फरवरी को शुरू हुई जंग कहां तक पहुंची है। दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि पहली गोली सामने वाले ने चलाई, हम तो बस जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके हमलों में 133 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं, जबकि 200 से ज़्यादा घायल हुए हैं। अफगानिस्तान का कहना है कि एयर स्ट्राइक तो हुई है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। इससे पहले तालिबान ने 55 पाक सैनिकों की हत्या करने का दावा किया था। उसने ये भी कहा था कि हमने पाकिस्तान के 19 पोस्ट और 2 बेसेस को कैप्चर कर लिया है। पाकिस्तान ने इसको खारिज किया है। कहां तक जा सकती है ये जंग, अब ये समझ लेते हैं। पाकिस्तान तो आर या पार के मूड में दिख रहा है। पाकिस्तान सरकार कह रही है कि हम करारा जवाब देंगे। तालिबान की तरफ से अभी शांति है। जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उनकी तरफ से जंग को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं आया था। अगर दोनों की सैन्य क्षमता को कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान 20 साबित होता है। पाकिस्तान में फौज सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसका सबसे ज़्यादा रिसोर्स फौज पर ही खर्च होता है। पाकिस्तान घोषित तौर पर परमाणु शक्ति वाला देश भी है। उसकी मिलिट्री दुनिया में टॉप 15 में आती है। आमने सामने की लड़ाई में ऐसे में तालिबान उसके मुकाबले नहीं टिकता है। उसके पास सोवियत संघ और अमेरिका के छोड़े हथियार बचे हैं, बाकी ब्लैक मार्केट से जितना मिल पाता वो है। हालांकि गुरिल्ला वॉरफेयर में तालिबान को हराना बेहद मुश्किल है। तालिबान अपनी ताकत अमेरिका के सामने दिखा चुका है। बहुत कम चांस है कि पाकिस्तान ज़मीन पर उतरने की गलती करेगा। इसके अलावा कई ऐसे ताकतवर देश हैं जिनका पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगह इंटरेस्ट है। वो दोनों के साथ काम करने में कंफर्टेबल भी है। वे जल्द से जल्द संघर्ष विराम कराने की कोशिश करेंगे। पिछली बार अक्टूबर 2025 में कतर और तुर्की ने करवाया था समझौता। इतना तो तय है कि इस बार ही बातचीत हो सकती है, सही रास्ता निकलेगा, लेकिन ये संघर्ष विराम कितने दिनों तक टिका रहेगा ये दावे से नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। जो भी अपडेट्स आते हैं आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, कैमरे पे सुधांशु हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ पेज।